हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। पढ़ो भाई यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हम करते हैं एनसीईआरटी का डिटेल एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन और करते हैं ढेर सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस। चलो, ये आज का हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का वीडियो है नंबर 2। तो हमने वीडियो नंबर 1 में पूरा एनसीईआरटी का लास्ट क्लास क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। हमने कुछ टॉपिक्स जितने पढ़ा दिए हैं उनके बेसिस पे हमने हर तरह के क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, अब ये जो हमारा सेकेंड वीडियो होने जा रहा है, आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे उन टॉपिक्स के ऊपर थोड़े और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, वो बस स्कूल लेवल तक ही फोकस्ड रहेंगे। ये हम पहले बता देते हैं उन बच्चों को जो वीडियो देख रहे हैं कि हम स्कूल लेवल तक ही अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को करिए नोट और सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके। कर रही होगा अपने सॉल्व। तो चलो अब हम सॉल्व करने हैं। 25 डिग्री बोला रूम टेम्परेचर, इसको हमको फ़ारेनहाइट में करना है और केल्विन में करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्मूला क्या। तो कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, यहाँ पे C है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और F है टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कन्वर्जन आपको सबसे पहले दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, बिना ये कन्वर्जन के यहाँ पे चेंज आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास है यहाँ पे सेल्सियस में, तो लिखोगे आप 25/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, ये कट जाएगा यहाँ से 5 टाइम्स में, ये यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 45 इज इक्वल टू F माइनस 32। ठीक है, तो यहाँ से F आया आपका 45 प्लस 32 जो कि हो जाएगा 77। ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर है ना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में, ये वाला करो। अब इसमें हमको सेम फॉर्मूला लगाना है क्या, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। एक बार खुद से वैल्यूज रख के देखो बनता है। चलो बढ़ते हैं आगे। 37/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9। यहाँ पे रख दिया हमने 37। ये आ जाएगा, हम डिवाइड करो, ये आ जाएगा 37, 5 7 जो 35, 7.4, 7.4 इंटू 9 करो इज इक्वल्स टू F माइनस 32। 9 करोगे तो कितना आएगा 63 प्लस 3.6 जो आ जाएगा 66.6। इसको मल्टीप्लाई करोगे 66.6 प्लस 32 करोगे, ये हो जाएगा F। यहाँ से हमारा F निकल के आ जाएगा 98.6। ठीक है, ये हो गया हमारा फ़ारेनहाइट में। नाउ अब हमको बोला क्या, केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट हम लोग कैसे करते हैं, तो केल्विन के लिए आप स्केल लिखिएगा कि केल्विन इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। ये ध्यान में रखना कि सेल्सियस के साथ डिग्री लगाते हैं, फ़ारेनहाइट के साथ डिग्री लगाते हैं, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाते हैं। तो डिग्री केल्विन कभी मत लिखना। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट के लिए हो गया हमारा, ये भी हो गया, दोनों हो गया। अब चलो हम लोग करते हैं सेल्सियस, हटा देते हैं। अभी तक तो कर लिया होगा आपने। चलिए क्या करना है, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 मल्टी ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 298 केल्विन। इसमें क्या करना है, 37 में ऐड कर देना है 273, तो ये कितना हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक, ऐड किया ना, चेक कर लेना। चलो बढ़ते हैं अब आगे। लिख लो क्वेश्चन, करो सॉल्व। चलो अब करते हैं हम, आ जाओ। हमको बोला है कि कौन सा टेम्परेचर पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल, ये दोनों का रीडिंग सेम आएगा। कौन सा स्केल पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रीडिंग सेम आएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। ठीक है, याद रखना C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9, C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32/9। याद हो गया, चलो बेहतर है। अब हम देखो क्या बोला कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट सेम आएगा, तो हम लिख देते हैं सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट बराबर x, ये मान लेते हो। ठीक है, अब दोनों के जगह x रख दीजिए, रख दिया। आगे सॉल्व करिए, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस 32। बढ़ते हैं आगे, 9x इज इक्वल्स टू 5x माइनस, ये हो जाएगा 150 प्लस 10 160। ठीक है, ये इधर माइनस कर दीजिए, 9x माइनस 5x इक्वल्स टू 160। x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 160/4, ये आ जाएगा माइनस 40 डिग्री, मतलब माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, दोनों रीडिंग एक दिखा रहा है। ठीक है, माइनस 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल
दोनों का रीडिंग क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसमें। चलो ये क्वेश्चन करो। देखो ये क्वेश्चन में क्या नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हम बेसिक लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, धीरे से लेवल बढ़ा देंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया होगा। देखो कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला 5 ग्राम और 5.00 ग्राम पे क्या अंतर है, क्या अंतर है, बेसिकली दोनों तो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट रिप्रेजेंटेशन के अंदर अंतर है। क्या अंतर है रिप्रेजेंटेशन के अंदर, इसको हमने 5 ग्राम लिखा है, इसको हमने 5.00 ग्राम लिखा है। तो ये क्या बोल रहे हो, तो मजाक कर दिया? नहीं, मजाक नहीं किया। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंतर है, यहाँ पे क्या अंतर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का अंतर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 5 ग्राम के अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, 5.00 ग्राम के अंदर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बस यही अंतर है हमारे पास, और हम कुछ नहीं एक्सप्लेन कर सकते इसके बारे में। अब देखो फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अब इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। ठीक है, अब देखो सबसे याद करिए हम क्या क्या बताए थे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, अपने पिछले वीडियो में भी हमने कुछ बता दिया था। ठीक है, थोड़ा बहुत जो नहीं देखे थे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि इसको तो हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, नॉन जीरो नंबर आर ऑल सिग्निफिकेंट। इसके बाद नॉन जीरो के बाद हमारा जीरो है, डेसिमल के बाद है, इसको भी सिग्निफिकेंट मानेंगे, और ये भी सिग्निफिकेंट रहेगा। ये क्या है टर्म, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है। ये क्या है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, और एक्सपोनेंट के टर्म में जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, नॉन सिग्निफिकेंट, याद रखना। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, कितने हो गए बोलो, 1 2 3 4। पाई, पाई अपने आप में ही क्या है 3.14, ये वैल्यू आगे तक रिपीट होते जाता है, बहुत लंबा फिगर है, तो ये आगे बहुत लंबा तक इसका वैल्यू जाता है। ठीक है, तो ये इसका हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है। ठीक है, अब पढ़ो इस क्वेश्चन को और सोचो ध्यान से और सॉल्व करने की कोशिश करो। हो गया होगा सॉल्व, जिनसे नहीं हुआ अब ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि 4.9 ग्राम ऑफ KClO3 आर हीटेड। ठीक है, KClO3 है हमारे पास, हमने लिखा KClO3 कितना है 4.9 ग्राम, इसको क्या किया गया है हीट, और हीट के साइन को हम ऐसे डेल्टा के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, आर हीटेड एंड प्रोड्यूस 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया गया है 1.92 ग्राम, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड 2.98 ग्राम ऑफ KCl। ठीक है, 2.98 ग्राम ऑफ KCl। ठीक है, ये सारा बात बोल दिया कि KClO3 को हीट किया तो KCl और O2 प्रोड्यूस हुआ है, और उनका वेट हमें पता है। शो दैट द रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब हमको बताना है कि ये जो रिएक्शन हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे कर रहा है। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, याद करिए हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इन ए केमिकल रिएक्शन द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय हेंस गेट कंजर्व। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने इसका मास मेजर किया होगा, रिएक्शन हो रहा है लैब में, हमने रिएक्टेंट लिया, हीट किया, ठीक है, मेजर किया होगा, तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेजरमेंट में एरर आ जाता है। ठीक है, मेजरमेंट में एरर आ जाता है, तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे आए वैल्यू, लेकिन लगभग सेम आएगा, लगभग सेम आएगा। हो सकता है 4.9 है, हमने इसे ऐड किया तो हो सकता है मे भी आ जाए 4.88 4.85, लेकिन है तो अप्रोक्सीमेटली सेम, वो मेजरमेंट का एरर आता है। चलो अब हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ये हमने 4.9 ले रखा है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दोनों का भी सम क्या होगा 4.9 के बराबर होना चाहिए। सम कर देते हैं 1.92 और 2.98, 4.9 के इक्वल आ रहा है, समझ में आया। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या हुआ यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू हो गया हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट के। इसका मतलब क्या हम बोल सकते हैं, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है, नोट कर लीजिए। बढ़ते अपने आगे क्वेश्चन में, चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़िए सब कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3, इसका बोला व्हाट मास, मतलब हमको इसका मास निकालना है। विल रिएक्ट विद 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, इसका मास गिवन है 5.85 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड टू प्रोड्यूस, क्या बना रहा है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड मतलब AgCl, 4.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड एंड 8.5 सिल्वर सोडियम नाइट्रेट।
समझ में आ रहा है? क्या करना है, हमको पूछा इसका कितना मास रिएक्ट करेगा NaCl से जो 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड और 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट फॉर्म करेगा। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन। समझ में आ रहा है? क्या करना है, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या लगा देंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लिख सकते हैं हम लोग x 5.85, ठीक है, इज इक्वल्स टू 14.35 प्लस 8.5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 8.5 22 पॉइंट, ये हो जाएगा 22.85 5.85 x प्लस, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए 22.85 माइनस 5.85। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस करते हैं इसमें 5.85, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, मतलब 17 ग्राम। इसका आंसर आया कितना, 17 ग्राम AgNO3 आपको लेना होगा। 17 ग्राम AgNO3 रिएक्ट करेगा 5.85 ग्राम ऑफ NaCl से और प्रोड्यूस करेगा 14.35 ग्राम AgCl और 8.5 ग्राम NaNO3। समझ में आया कैसे करना था, हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास निकालना था बस। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ये दोनों का सम इक्वल हो जाएगा ये दोनों के सम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू फर्दर सॉल्व करके निकाला वाया 17 ग्राम। क्लियर हो गया, नोट करो फटाक से। चलो अब ये क्वेश्चन करो, देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ देखो नया चीज सीखने को मिलता है तो सीखो और ट्राई करो अपने से सॉल्व करने का। हो गया सॉल्व। चलो अब हम देखते हैं क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि NaHCO3 4.2 ग्राम आपने ले रखा है, इसमें से CH3COH रिएक्ट किया, 10 ग्राम CH3COH रिएक्ट कर रहा है। ओके, देन क्या हुआ कि CO2 गैस निकल गई बाहर, ये रिएक्शन कुछ इस तरह गिवन है, CO2 गैस बाहर निकल गई तो 2.2 ग्राम CO2 गैस बाहर निकली और बोला कि द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड इज फाउंड टू हैव 12 ग्राम इन वेट। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिड्यू कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे हमने ले NaHCO3 और COOH ले रखा है, केमिकल रिएक्शन हुआ। ठीक है, अब जो हमारा प्रोडक्ट बना, ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें से CO2 गैस बाहर निकल गई, हाँ निकल गई बाहर CO2 गैस, तो अब जो हमारा बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेसिड्यू। क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। तो ये जो है हमारा, इसमें से CO2 गैस बाहर निकल गई, तो CO2 गैस को छोड़ करके बाकी जो बच जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। रेसिड्यू का मास कितना गिवन है, 12 ग्राम। अब क्लियर हो गया क्या होता है रेसिड्यू। डिटरमाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल गुड। अब दोनों तरफ सम कर लो, तो यहाँ पे 12 ग्राम प्लस 2.2 ग्राम 14.2 ग्राम, 10 ग्राम प्लस 4.2 ग्राम 14.2 ग्राम, दोनों तरफ 14.2 ग्राम, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्स गुड। क्लियर हो गया, चलो नोट करो, लिखो रेसिड्यू के बारे में और अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो अब करो ये क्वेश्चन, देखो क्या है, समझो, कोशिश करो। ठीक है, जितना पढ़ाया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन आया है, उससे ना थोड़ा ज्यादा ना ही थोड़ा कम, बिल्कुल स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, बोलोगे इतना खतरनाक स्कूल लेवल का क्वेश्चन होता है, हाँ होता है। ठीक है, सॉल्व करने आना चाहिए, सॉल्व करके दिखा दूंगा ना मैं, फिर बोलोगे अरे ये तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, हाँ स्कूल लेवल का क्वेश्चन, सही समझ रहे हो, कोई जी मेंस जी एडवांस कहीं का क्वेश्चन, स्कूल लेवल का क्वेश्चन। हो गया होगा, सॉल्व करें देखो यहाँ पे बोला कि 6.488 ग्राम ऑफ लीड, जितना दिया उतना लिख लेते हैं। 6.488 ग्राम ऑफ लीड कंबाइंड डायरेक्टली विथ 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कंबाइन कर रहे हैं टू फॉर्म लीड पेरोक्साइड PbO2, लीड पेरोक्साइड PbO2। ओके, ठीक है, लीड पेरोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड, लीड पेरोक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग लीड नाइट्रेट PbNO3 and it was found that percentage of oxygen present in, हीट करते हैं, हीट बोला ना, हीटिंग, हाँ, PbO2 प्रोड्यूस हुआ, बाकी क्या प्रोड्यूस हुआ कोई मतलब नहीं है, लिखा ही नहीं तो लिखेंगे क्यों। ठीक है, by heating lead nitrate and it was found that the percentage of oxygen present in lead peroxide is 13.38। इसमें बोला कि percentage of oxygen is equals to 13.38।
13.38%। अच्छा, ये बात बोल दी इसने। यूज दिस डेटा टू इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एक टॉपिक थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन का। ये जो बोला ना परसेंटेज में थोड़ा सा बात जानना है परसेंट, लेकिन अगर कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो ये भी बताने का जरूरत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, क्या कॉमन सेंस? अब देखो हम बताते हैं, सिंपल है। अच्छा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये याद है? ये तो याद होगा कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर हम याद करो, वाटर को हमने लिया था रेन वाटर से, इसको हमने निकाला था ग्राउंड वाटर से। दोनों वाटर, दोनों के अंदर अमाउंट ऑफ जो ऑक्सीजन है, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, सेम होता है। मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है, इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कंबाइनिंग रेशियो है, दोनों सेम होता है। यही बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब समझे कि PbO2 के अंदर जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा वो भी 13.38% होना चाहिए, तभी यहाँ पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड रहेगा। हुआ? अब देखो क्या जानना है इसके अंदर, वो थोड़ा सा कॉमन सेंस मैं आपके अंदर डाल देता हूं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या खेल है, ठीक है। अब देखो क्या होता है परसेंटेज कंपोजिशन, यही बस आपको बताना है और आप निकाल लोगे। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने क्या किया, एग्जाम दिया, हम इसको एग्जाम से कंपेयर करते हैं क्योंकि वो ज्यादा क्लिक होता है। ठीक है, एग्जाम पेपर दिया 100 नंबर का, 100 नंबर से आए 92। ओए होए, तो कितना परसेंटेज लाए आप? परसेंटेज कितना लाए? 92% लाए। कैसे निकाले? कितना मार्क्स लाए? 92। कितना में? टोटल 100। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हो तो 92%। उसी तरीका से देखो यहाँ पर, मान लीजिए आपके पास एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये इसमें पानी डाला, ये कितना पानी है? 100 ml पानी है। ठीक है, 100 ml नहीं, 90 ml पानी है। ठीक, अब 90 ml पानी में आपने 10 ml डाल दिया अल्कोहल। 90 ml पानी में 10 ml अल्कोहल डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बना? 100 ml का सॉल्यूशन। 100 ml का सॉल्यूशन बना। अब इस 100 ml के सॉल्यूशन ये जो बना है, इसमें बोला कि कितना परसेंटेज अल्कोहल होगा, कितना परसेंटेज, तो टोटल कितना था? टोटल है 100, इसमें अल्कोहल कितना डाला है? 10। कितना परसेंटेज अल्कोहल है? 10% अल्कोहल। आया बात समझ में? ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस समझ लो, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, आगे चल के थोड़ा सा आएगा, इसके बाद वाला टॉपिक है। ठीक है, ये सब खत्म होने के बाद आगे आएगा परसेंटेज कॉम्पोजिशन, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, अभी बहुत सारा चीज पढ़ना है। ठीक है, इसमें आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या परसेंटेज कॉम्पोजिशन हुआ? ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब मान लीजिए कि हमारा प्रोडक्ट ये हमारा A+B है, ये C बना रहा है। A+B है, ये C। ये नहीं बताएंगे, हिंट मिल जाएगा आपको, फिर ये नहीं बताएंगे, ये हिंट मिल जाएगा यहाँ से। तेज समझ रहे हो? क्या किया, ये मान लो कि कोई एक सब्सटेंस डाला है 1, ठीक है, ये डाला 10 ग्राम। ठीक, ये कोई एक और सब्सटेंस डाला है 2, ये डाला है आपको 5 ग्राम। तो ये जो हमारा मिक्सचर तैयार हो रहा है, मिक्सचर, इसका क्या मास होगा? 10 + 5 15 ग्राम। अरे मिक्सचर लेने जाते हो, उसमें से वो दाल मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, वो मिलाते हैं, ये मिलाते हैं, वो मिलाते हैं, वो जो मिक्सचर तैयार हो गया पूरा, वो कितने ग्राम का होता है? मास ऑफ ये वो सबका मास के सम के बराबर। इसमें मिला 10, इसमें मिलाया 5 ग्राम, तो मिक्सचर का वेट 15 ग्राम हुआ। अब बोला कि इसके अंदर जो 1 नाम का चीज मिला है ना, उसका क्या परसेंटेज है? 1 नाम का चीज मिला है ना, उसका क्या परसेंटेज है? क्या बोलेंगे? टोटल तो हमारा 15 ग्राम का था भैया, इसमें हम मिलाए 1, 10 ग्राम मिलाए, तो 15 ग्राम में 10 ग्राम यही है, 15 ग्राम में 10 ग्राम ये है, तो इसका परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा 200/3% हो जाएगा। सेम तरीका ना यहाँ अपनाना है। अब हल्का हिंट लगाओ, दिमाग लगाओ, बनाओ। ठीक है, ट्राई करो एक बार। बना बन गया, मिटाते हैं।
अब देखो यहाँ पर अब हम बना देंगे, अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बनाना, सेम क्वेश्चन दे रहे, नेक्स्ट एक और समझ में आ जाएगा फिर। अब यहाँ पे PbO2 कैसे निकालोगे, कितना बना है, ये तो नहीं गिवन है। जब पता ही नहीं है PbO2 नहीं गिवन है तो इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कैसे निकालोगे, बोलो। इसका मतलब क्या ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्या ये क्वेश्चन गलत है? नहीं, क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है। फिर कैसे बनाएंगे? कुछ पढ़े थे अभी इससे पहले, एक लॉ पढ़े थे, याद करो करो, आया नहीं? क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। तो उसका मतलब क्या होता है, उसमें रिएक्टेंट का मास बराबर होता है प्रोडक्ट का मास, पढ़े तो थे। प्रोडक्ट का मास तो दिया नहीं, रिएक्टेंट का मास गिवन है, मतलब इसमें प्रोडक्ट का मास कितना बनेगा, 6.488 प्लस 1.002। इसका मतलब सम कर दो, 7.490 ग्राम बनेगा प्रोडक्ट, बोलो। अब ये जो हमारा बना PbO2, इसमें लीड, इसमें ये इसका मास कितना हो गया, इसका मास कितना हो गया 7.490 ग्राम। अब हमको इसमें परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना है। तो अब बताओ, हम बनाए PbO2 का मिक्सचर बनाए हम, तो ऐसे समझो, और उसमें Pb डाले 6.48 ग्राम, ऑक्सीजन डाले 1.02 ग्राम। अब बोलेंगे ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था, ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट था, याद करो भी यहाँ जो बताए थे, क्या लिखे थे, ऑक्सीजन डाले इसमें 1.002 ग्राम, कितना में प्रेजेंट है 7.490 ग्राम इंटू 100। कैलकुलेट करके देखो जरा, क्या ये 13.38% आता है? हाँ बिल्कुल आता है। तो ये इसके अंदर ये जो हम लीड प्लस O2 ये दोनों को कंबाइन करके PbO2 बनाते हैं, इसके अंदर भी ऑक्सीजन 13.38% है, और लीड नाइट्रेट को हीट करके PbO2 बनाते हैं, इसके अंदर भी 13.38% है। कहने का मतलब दोनों के अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम टू सेम, मतलब कहीं से भी निकाल लो ऑक्सीजन का परसेंटेज सेम टू सेम, मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर हो गया? चलो अब लिखो, बढ़िया बढ़िया सुंदर राइटिंग में लिखो, है ना। हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप मिटा देते हैं, हम बढ़े आगे। चलो देखो ये क्वेश्चन काफी बड़ा है, ठीक है, पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या बोला है, लास्ट लाइन पढ़िए, शो दैट द गिवन डेटा, शो दैट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब जो पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन है, ठीक है। जेई लेवल का क्वेश्चन नहीं है, फिर से बोलते हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। हमने एनसीईआरटी में कुछ ये सब लॉ के ऊपर क्वेश्चंस तो करा नहीं, बस लॉस पढ़ लिए है, क्वेश्चंस नहीं करा। तो आपको क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे अगर आप नीट के या फिर जेई के, तो उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो करता है, क्या ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो करता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस रहते हैं ना वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन रहते हैं, नॉर्मल एकदम नॉर्मल, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेई लेवल से भी लो लेवल का, नीट लेवल से भी लो लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करो एक बार, ठीक है, कुछ टफ क्वेश्चन नहीं है, एकदम इजी। इसको मैं बताऊंगा पता चल जाएगा कि ये इतना आसान था। अभी जस्ट मैंने जो बताया है आपको, क्या बताया है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट मैंने जो आपको बताया है उसी मेथड को यूज करके आपको यहाँ पे आंसर निकालना है, ठीक है, ट्राई करो। चलो बन गया होगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो जिनसे नहीं बना वो बोर्ड देखो कैसे सॉल्व करना है, समझो। फर्स्ट क्या बोला गया कि पहला केस में क्या है, 1.75 ग्राम ऑफ मेटल, मेटल है कोई, कौन सा मेटल है नहीं पता, तो 1.75 ग्राम ऑफ मेटल विल डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। तो कोई हमारा एक मेटल है, उसको नाइट्रिक एसिड नामक सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं नाइट्रिक एसिड। अभी कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन जानने का, ठीक है, अभी यहाँ पर हमको रिएक्शन जान के कुछ नहीं करना, ठीक है। जब रिएक्शन जानना होगा तो हम रिएक्शन लिखने लगेंगे, जब रिएक्शन लिखने लगेंगे तो रिएक्शन के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो अभी आगे जाकर के स्टोइचियोमेट्री के अंदर हम ढेर सारे रिएक्शंस करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है अभी, तो वहां पे हमको रिएक्शन सीखना है। अभी हमने रिएक्शन का कुछ पढ़ाया है थ्योरी में, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया तो उसके क्वेश्चंस भी तो नहीं आएंगे, अभी चिल मार के बैठो, ठीक है।
अब देखो, इन वन केस ऑफ 1.75 ग्राम ऑफ मेटल वेर डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, मेटल को नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया एंड इग्निशन द रेसिडुअल कॉपर नाइट्रेट। यहाँ पे क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट बनता है, कॉपर नाइट्रेट। अच्छा, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, और कॉपर नाइट्रेट का CuNO2, CuNO2 कॉपर यहाँ कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला आता है कॉपर नाइट्रेट NO3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बोला नाइट्रिक एसिड है, इसके अंदर मेटल डाले तो ये क्या बना, कॉपर नाइट्रेट। और कॉपर नाइट्रेट में कॉपर कहाँ से आया होगा, यही मेटल से आया होगा ना, यही मेटल से कॉपर नाइट्रेट आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पूरा कॉपर है वो यहाँ से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, कॉपर नाइट्रेट यील्ड 2.19 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर नाइट्रेट बाद में कन्वर्ट होता है कॉपर ऑक्साइड में, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बोला, ठीक। अब बोला कितना कॉपर ऑक्साइड है, 2.19 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। नाम तो आपको पता ही होगा, रिएक्शन अभी कुछ नहीं हो रहा है, बस इससे ये बन रहा है, इससे ये बन रहा है, ऐसे दिखा रहे, जितना यहाँ वर्ड्स में लिखा है वही लिख रहे हैं, ठीक है। नाम आपको पता होना चाहिए, क्लास 10 में सबको ही पढ़ के आए हैं नाम, ठीक है, तो नाम पता होना चाहिए। कॉपर नाइट्रेट से कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक। अब यहाँ मेटल कितना है यूज किया गया, 1.75, मतलब ये कौन सा मेटल है, ये तो कॉपर का मेटल, ये तो पता चल गया। तो इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर ये कॉपर कहाँ से आया होगा, यहीं से आया होगा, इसी मेटल से आया होगा। तो इस कॉपर नाइट्रेट के अंदर है ना, कॉपर नाइट्रेट के अंदर अगर हम बोल दे कि कॉपर कितना है, तो ये 1.75 ग्राम है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। कॉपर यहाँ से यहाँ के लिए कंजर्व होगा, यहाँ से यहाँ के लिए कॉपर कंजर्व होगा, तो 1.75 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा फाइनल बन रहा है मिक्सचर, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, और इस कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर कितना प्रेजेंट है, 1.75 ग्राम कॉपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर लिख सकते हैं 1.75 डिवाइडेड बाय 2.19 इनटू 100 लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला में पढ़ते हैं, इन द सेकेंड केस 1.14 ग्राम ऑफ मेटल डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड वेर प्रेसिपिटेटेड एज कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे देखो फिर से मेटल लिया गया, उसको क्या किया गया, 1.14 ग्राम मेटल है, ठीक है, डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड, फिर से नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व किया गया, ठीक है, वेयर प्रेसिपिटेटेड एज कॉपर हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना, कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना, तब यहाँ पे भी कॉपर का हाइड्रोक्साइड बना बाय एडिंग कास्टिंग अल्कली सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कास्टिंग अल्कली सॉल्यूशन डाले तो क्या होता है, द प्रेसिपिटेटेड कॉपर हाइड्रोक्साइड आफ्टर वॉशिंग, ड्राइंग एंड हीटिंग यील्ड 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। यहाँ से कॉपर ऑक्साइड फिर से बनता है, ठीक है। अब ये कॉपर हाइड्रोक्साइड कितना है, 1.43, और ये मेटल, ये जो हमारा कॉपर मेटल है, ये कितना है, 1.14। अब यहाँ से यहाँ तक के लिए सोचो, इसके अंदर कॉपर कहाँ से आया होगा, तो कॉपर इसके अंदर यहीं से आया होगा, यहीं से कॉपर निकल के आया, इसके अंदर गया, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इस 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर, 1.43 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड के अंदर कॉपर कितना है, तो 1.14 ग्राम ऑफ कॉपर है। तो हम फिर से लिखते हैं, परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 1.14 डिवाइडेड बाय 1.43 इनटू में 100 करेंगे। थर्ड पार्ट पे आते हैं, इन द थर्ड केस 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर, ठीक है, ये कॉपर अब बोल दिया, मेटल नहीं बोला, यहाँ सीधा कॉपर बोल दिया, ठीक है। अब इसको भी समझ में आ गया होगा कि अब तक बच्चे को पता चल गया है कि क्या है, कौन सा मेटल है, कॉपर। तो 1.45 ग्राम ऑफ कॉपर व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन करंट ऑफ एयर। अब इसको जब हीट करते हैं तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाता है, तो 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा है। शो दैट द गिवन डेटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे फिर से आप कॉपर का परसेंटेज निकालोगे तो 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर में कितना कॉपर है, 1.83 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड में कितना कॉपर है, 1.43 ग्राम प्रेजेंट है, इनटू में 100 करोगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज ऑफ कॉपर। तो एक बार कैलकुलेटर से सारा परसेंटेज निकालते हैं। तो फर्स्ट वाला में आता है 79.91 परसेंटेज, यहाँ पे आता है 79.91 परसेंटेज, इसके अंदर आता है 79.92 परसेंटेज, ठीक है, और इसके अंदर आता है हमारा 79.78 परसेंटेज, 79.78 परसेंटेज, यहाँ पे 82, ठीक है। तो देखो अप्रोक्सीमेटली अगर
अगर हम ऐसा कंसिडर करें, ये जो मास को उसने मेजरमेंट किया होगा वहां पे कुछ ना कुछ अगर एरर आ गया होगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वैल्यूज दिख रहा है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सारा वैल्यूज सेम है, सारा वैल्यूज सेम है। तो क्या ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को होल्ड कर रहा है? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ने बोला था कि अगर हम कोई भी सोर्स से, ठीक है, अगर कॉपर ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो कोई भी सोर्स से कॉपर ऑक्साइड को ऑब्टेन कर रहे होंगे तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ कॉपर होगा, वो हर जगह सेम होगा। क्या हर जगह सेम है? मतलब ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? एक बार फिर से क्वेश्चन को रीड करो, सॉल्यूशन को एक बार पीछे करके देखने की कोशिश करो, ठीक है, पीछे करके देखो, फिर से समझो, तब और ज्यादा बेटर तरीके से क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो एंड देन नोट करो। चलो देखो इस क्वेश्चन को, ट्राई करो। ठीक है, अब हम करते हैं, ये थोड़ा अलग तरीका का सवाल है। ठीक है, इसमें क्या कंसेप्ट का यूज करना है कि क्या होता है डेंसिटी। डेंसिटी तो पता होगा आपको, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। यही कंसेप्ट आपको यहाँ पे यूज करके सवाल को बना लेना है। देखो कितना आसानी से बनेगा सवाल। पहला सॉल्यूशन करते हैं, बोला कि 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना, हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर बोल दिया कितना, 1 लीटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला 1 लीटर। Assuming that density of water molecule is 1 gram per ml, density of water molecule बोला है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमको क्या करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, मैंने कन्वेंशंस के अंदर पढ़ा रखा है कि 1 ml को 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं। 1 ml को क्या लिखे हम लोग, 1 cc या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। 1 लीटर का मतलब है 1000 ml, इसको हम क्या 1000 cc लिख सकते हैं या 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको दे रखा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू मास, हमको नहीं पता है कितना मास है, हमको वॉल्यूम पता है। ठीक है, तो यहां से हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मास हमारा कितना निकल के आता है, देखो ये पूरा कट गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो मास इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स। मास इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितना आया, 1000 ग्राम्स आ गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पे मोल्स निकालने हैं, क्योंकि हमको जाना है मॉलिक्यूल्स पे, और मॉलिक्यूल्स पे जाने के लिए हमको पता है कि हम कैसे जाते हैं, नंबर ऑफ मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाते हैं। तो ये जो 1000 ग्राम है ये हमारा है क्या, गिवन मास। ठीक है, तो अब इस गिवन मास के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो हम लिखेंगे मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन वेट बाई मोलर मास। अब ये गिवन वेट कितना है, ये है 1000 ग्राम। मोलर मास ऑफ वाटर 18, याद करो हमने पहला क्वेश्चन करवाया था, मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 18 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 55.55 मोल। ठीक है, 55.55 मोल। अब हमको बताना है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब याद करो आप कि जब हमने बताया था कि ये जो मोल्स गिवन है वो किसके लिए गिवन है, ये गिवन है वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर गिवन है नंबर ऑफ मोल्स। तो हम जो निकालेंगे इसको मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर करके, वो क्या निकलेगा, क्या वो नंबर ऑफ एटम निकलेगा, नहीं। ये मोल किसका है जानकारी, ये 55.55 मोल क्या जानकारी दे रहा है कि 55.55 मोल हमारा वाटर है, वाटर एक मॉलिक्यूल है। तो इसमें हम एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10 टू द पावर 23, यहां से आपको आ जाएगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये आप कर लोगे, समझ में आया कैसे करना था। ठीक है, अब सेम तरीका अपना करके एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो करने का। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, एक बार ट्राई करो। चलो कर लिया होगा ट्राई। चलो अब हम सॉल्व करते हैं, जिसको नहीं आया वो अब देखो बोर्ड पे ध्यान दो इधर। ठीक है, चलो एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर से यहाँ पे क्या बोला, डेंसिटी, डेंसिटी कितना गिवन है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम फिर से लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml होता है, इसको हम 1 cc भी बोलते हैं। डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास गिवन मास है ही नहीं, वो डेटा है ही नहीं, बस बोला कि एक मॉलिक्यूल में का क्या वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब हमको पता है क्या, इसको हम कैसे सॉल्व करते, देखिए अब हमको क्या पता है कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इसका क्या मास होता है? 18 ग्राम होता है। 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का मास आपके पास आता है 18 ग्राम। ठीक है, तो यहां से आप निकालोगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या मास आएगा, तो ये निकल के आएगा 18/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये निकल के आएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हमारे पास मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आ गया 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक है, अब एक मॉलिक्यूल का मास पता है और हमें क्या निकालना है? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। तो हम क्या यूज करेंगे? डेंसिटी का रिलेशन। अब हम लिख देंगे डेंसिटी बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें कितना लेना है? 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल का मास। और यहाँ पे हम जो वॉल्यूम लेंगे वो क्या निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। बोल सकते हैं क्या? ऐसा हम बोल सकते हैं? ठीक है, तो यहां से हम यहाँ पे लिखते हैं अब। ठीक है, तो ये देखिए, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म इधर, ये वाला टर्म इधर, मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1.66 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर ml लिख देते हैं, ml लिख सकते हैं। समझ में आया कैसे करना था? क्या सम इजी था? क्या आप कर सकते थे? चलो नोट करो, कोशिश करो समझने का। नहीं आता एक बार वीडियो पीछे करके फिर से ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, नोट करो। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट करिए। चलो नोट करो अपने अगले क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करो, वीडियो पॉज करके। हो गया होगा सॉल्व? चलो बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कहा हमसे कि कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 व्हिच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या बोला? सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज कंटेन इन 12.3 ग्राम ऑफ MgSO4.7H2। तो ये जो लाइन है ना, इससे हम क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ MgSO4.7H2। क्या ये लाइन लिखा जा सकता है? क्या ये बात ट्रू है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बात ट्रू है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, हम इसको लिख सकते हैं अब देखो, अब इसको हम लिखते हैं मोल ऑफ Na2CO3 इनटू में एवोगाड्रो नंबर। इसको भी लिख सकते हैं मोल ऑफ MgSO4.7H2O इनटू में एवोगाड्रो नंबर, लिख सकते हैं दोनों जगह। अब एवोगाड्रो नंबर कर दो कैंसिल, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं मोल ऑफ Na2CO3 बराबर मोल ऑफ MgSO4.7H2O। दोनों का मोल्स इक्वल हो गया। यहाँ देखो सॉल्व करते हैं। अब देखो लिखा है कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3। मास ऑफ Na2CO3 निकालना है हमको विच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हम एज्यूम करते हैं लेट द मास ऑफ Na2CO3 इक्वल्स टू x। ठीक, अब यहाँ पे हमको पता है मोलर मास ऑफ Na2CO3 क्या होगा, तो सोडियम का 2 एटम है तो हम लिखेंगे 23 + 23। ठीक है, एक कार्बन का एटम है और 3 ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, सो कार्बन के लिए 12, तो 10 और इधर 6, 16, 4, 8, 10, 106, ये हो जाएगा 106 ग्राम। ठीक, तो मोल्स ऑफ Na2CO3 क्या लिख सकते हैं हम? गिवन वेट हम x मान लेते हैं, ठीक है, और बाई मोलर मास ऑफ MgSO4। देखो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, 12.3 ग्राम MgSO4, ये गिवन वेट इसका है 12.3, मोलर मास है 246। पॉइंट हटा देंगे, 10 नीचे आ जाएगा, ये इससे 2 टाइम्स में कट जाएगा, कट गया 2 टाइम्स में। तो यहाँ से x बराबर आया 106/2 × 10। ठीक
ठीक है, ये इसको काट दो 53 टाइम्स में, आ जाएगा 5.3 ग्राम। x का वैल्यू आया हमारा 5.3 ग्राम। मतलब अगर हम Na2CO3 का 5.3 ग्राम लेते हैं तो उसके अंदर जितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वो इक्वल रहेगा 12.3 ग्राम ऑफ MgSO4.7H2। समझ में आया कैसे करना था ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप भी कर सकते थे, काफी इजी था। ठीक है, चलिए इसे नोट करिए और बढ़िए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अब ये लिखो ये क्वेश्चन को और ट्राई करो बनाने का। क्या क्वेश्चन है? हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर आर कंटेन इन 0.4 मोल ऑफ H2S। अब देखो याद करो, मैंने बता रखा है कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन ये क्या होते हैं। ये कुछ फैंसी सा नाम है। जब आप एटम के मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं ग्राम एटम। एटम के मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करते हो उसको बोलते हैं ग्राम एटम। और जब हम एटम के मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका यूनिट 1 एटम से चेंज होकर के 1 मोल में कन्वर्ट हो जाता है, होता है, मानते हो? तो ग्राम एटम या फिर ग्राम मॉलिक्यूल या फिर ग्राम आयन ये क्या है? बेसिकली बोलना चाहता है कि इसका मोल्स बताइए। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? इसका मोल्स बताइए। अब ये क्वेश्चन हो गया आसान, ग्राम एटम बोल दिया हाइड्रोजन एंड सल्फर का, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर इन 0.4 मोल ऑफ H2S। क्या है क्वेश्चन मैंने करवा रखा है। क्यों दिया? क्योंकि आप भूल गए होंगे ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल, चीजें भूल गए होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया। ठीक है, आप कर लोगे? करो, एक बार करो, ट्राई करो। चलो हम करते हैं। क्या बोला है? 0.4 मोल ऑफ H2S। तो अब हमको पता है कि 1 मोल H2S के अंदर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। तो यहाँ पे 0.40 मोल ऑफ H2S के अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे? 10⁻23 इंटू 0.4 मॉलिक्यूल। ठीक, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता चल गए। अब नंबर ऑफ एटम निकाल लो। तो एक मॉलिक्यूल H2S के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम, एक मॉलिक्यूल H2S के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम। हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल है, इतने सारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन? तो 2 इंटू दिस नंबर, ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो हो जाएगा 0.8 और ये जो वैल्यू है बड़ी सी, इसको मोल्स बोल सकते हैं, मोल्स। तो हो जाएगा 0.8 मोल। मतलब हमारे पास 0.40 मोल H2S के अंदर 0.8 मोल हाइड्रोजन एटम होंगे। उसी तरीका से एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर का मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर का एटम है, सॉरी एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर का एटम है। तो हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल है, तो हमारे नंबर ऑफ एटम क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ, ऐसे नंबर ऑफ सल्फर एटम नहीं बोलो, हाँ नंबर ऑफ सल्फर एटम बोल सकते हो। सल्फर एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पर? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 0.4, इतने नंबर ऑफ सल्फर एटम। इसी को क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम लिख सकते हैं 0.4 और ये वैल्यू को हम लिख सकते हैं मोल। तो 0.4 मोल। तो इसका आंसर क्या होगा? बोला कि कितना हाइड्रोजन एटम और सल्फर एटम के मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे इन 0.4 मोल H2S में। तो इसका आंसर क्या निकला? इसका आंसर निकला कि हाइड्रोजन एटम के मोल होंगे 0.8 और सल्फर एटम के मोल होंगे 0.4। क्या ये क्लियर हुआ? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने 3rd टाइम करवाया है, होपफुली अब ये क्लियर हो गया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन का मोटिव ये था कि आपको नाम पता चल के ग्राम एटम, ग्राम आयन, ग्राम मॉलिक्यूल वो दिमाग में थोड़ा रिकॉल हो सके। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए अब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। ठीक है, सोचिए, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, और यकीन मानिए कि ये बोर्ड लेवल का ही क्वेश्चन है, मैंने कोई किताब से नहीं दिया है। प्रदीप की आप किताब सुने होंगे, प्रदीप की बुक होती है, बालाजी की बुक होती है, जो स्कूल लेवल के ऊपर बस फोकस्ड होता है। ठीक है, इसके बाद MTG की बुक आती है, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर की बुक आती है। सारे बुक से मैंने क्वेश्चन निकाल करके कुछ कुछ कलेक्ट करके जो लगा कि हाँ रिलेवेंट है वो क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ। समझ में आया? बस स्कूल लेवल के क्वेश्चंस है। ठीक है, सॉल्व करिए, पॉज करके करें सॉल्व। चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि व्हाट इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन ग्राम। ये बनेगा, वाटर का मास क्या होता है? वाटर का ये जो मास आप लिखते हो 18 ग्राम, ये क्या होता है? इसका मोलर मास, इसका मोलर मास होता है। मैंने फिर पहले भी बताया, फिर बता रहा हूं कि ये जो वाटर का 18 ग्राम लिखते हो है ना, 2 + 16 करके, ये इसका मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल
ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोलर मास। मतलब ये जो 18 ग्राम है ना, इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है ऑफ वाटर। इसका जो मास होता है वो आता है 18 ग्राम। क्लियर? तो हमारे पास 6.0 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ वाटर का मास है 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल का बताना है, क्या कर देंगे, डिवाइड। याद आया, मैंने बताया था, एक मॉलिक्यूल का मास बताना है तो 18 से डिवाइड कर दो 10⁻23 में। ठीक है, 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको आ जाएगा इसका मास एक मॉलिक्यूल का वाटर का ग्राम में। क्लियर हो गया? बढ़ो आगे, फटाक से मिटाते हैं, हमें से नोट करो, बढ़ते क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। चलो सेकंड पार्ट में बढ़ो, ट्राई करो एक बार खुद से। इफ सेम ड्रॉप ऑफ वाटर लिखा है, इफ सेम ड्रॉप ऑफ वाटर इवोपोरेट्स इन 1 आवर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आगे भी लिखा है, हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर विच इज 0.05 ग्राम। ठीक है, अब हमारा गिवन वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्या है, गिवन वेट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको कितना गिवन है, 0.05 ग्राम, ये गिवन है ना, गिवन वेट। और आपको पता है इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा। चलो, गिवन वेट बाय मोलर मास लिख दिया। गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट है 0.05, मोलर मास है 18। तो यहां से मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये कितना आ जाएंगे, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, यानी मोल कितना है हमारे पास 0.05 मोल है बाय 18 और इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। अभी तक बस हमने क्या ही सीखा है, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में चेंज करना, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में चेंज करना। अभी तक हम उतना ही करवा रहे हैं। अभी मोल्स के अंदर बहुत सारा चीजें पढ़नी है, तो अभी बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, बहुत सारा चीजें सीखने वाले। ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी न्यूमेरिकल्स का ये सेकंड वीडियो था, जब न्यूमेरिकल्स की भी बौछार होगी। ठीक है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो फटाफट। क्या वैल्यू हो जाती है बताओ, मैं देखता हूँ कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे आएगा 0.05 डिवाइड बाई 18, ये करते तो 0.0027, ये आता है 0.00277। इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022, इसके साथ आता है तो 0.016 इंटू 10⁻23। ठीक है, इंटू 10⁻23। ठीक है, मतलब यहाँ पे 0.5 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मॉलिक्यूल है उसका, 0.016 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, हमने निकाल दिया। अब बोला कि वही एक ड्रॉप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो इवोपोरेट होता है वो 1 घंटे में इवोपोरेट होता है। मतलब उस एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर कितना मॉलिक्यूल है, 0.016 इंटू 10⁻23। और ये पूरा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, इतने अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 1 घंटे में इवोपोरेट होते हैं। तो हमें बताना है कि 1 सेकंड में कितना वाटर मॉलिक्यूल इवोपोरेट होगा। ठीक है, 1 सेकंड में कितना वाटर मॉलिक्यूल इवोपोरेट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बोला कि 0.016 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल इवोपोरेट होता है 1 आवर में। 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को हम 60 इंटू 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.016 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट होंगे 60 इंटू 60 सेकेंड्स में। तो 1 सेकंड में कितना होगा। अब हमारे पास इसी को उल्टा करके लिख दो, 60 इंटू 60 सेकेंड्स, ऐसा हमने पढ़ा है 0.016 इंटू 10⁻23। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो 1 के बारे में नहीं बताया गया है, उसके ज्यादा के बारे में बताया गया है, और हमको 1 पर जाना है। तो याद करो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो नंबर ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में कितने इवोपोरेट हो रहे होंगे, तो 0.016 10⁻23
डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60। ठीक है, एक बार ध्यान से देखो, 60 इंटू 60 यानी कि एक घंटे में 0.016 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इवोपोरेट। लिख दिया। एक सेकंड में कितने इवोपोरेट होंगे? तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवोपोरेट होंगे। तो वही तो पूछा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लीविंग द सरफेस पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स इवोपोरेट हो जाएंगे। तो हमारा ये आया आंसर, इसे आप कैलकुलेट कर लेना। इतना मॉलिक्यूल्स वाटर का एक सेकेंड में इवोपोरेट हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना था? तो यहां तक हमने नंबर ऑफ मोल से एटम निकालना, नंबर ऑफ एटम से नंबर ऑफ मोल्स निकालना, गिवन वेट से नंबर ऑफ मोल्स निकालना, उससे फिर नंबर ऑफ एटम्स निकालना। ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, साइंटिफिक नोटेशंस, उसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यह पूरे टॉपिक्स में अच्छे तरीके से कमांड कर ली है। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरे क्वेश्चंस जितने मैंने करा दिए हैं सब अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। कुछ हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, वो बाद के सीरीज में होगी। जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा तब वो मैं एक सीरीज लेकर, ये मतलब एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिसके अंदर पूरे चैप्टर का हम रिवीजन क्वेश्चंस के तौर पे करेंगे। तो वहां पे हमें और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट, बहुत सारी स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये सारा चीजें अब मैं एनसीईआरटी से फिर से पढ़ना है। अभी तक हमारा ये कौन सा चल रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग का सीरीज चल रहा था। तो ये 2 वीडियो इसके हो गए हैं। ठीक है, अब हम कल से यानी नेक्स्ट वीडियो जो अब हमारा आएगा वो बेस्ड, अब हम फिर बैक आ जाएंगे थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम लगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, एक बार सारा चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।